हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11 क्लास है। फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं, लेसन नंबर 7 भू आकृति और उनका विकास हम लोग आपका देख रहे थे। तो कल हम लोग जो है आपके नदियों के प्रवाहित की स्थिति को हम लोग देख चुके थे कि नदियां कैसे प्रवाहित होती हैं, कैसे रेखीय रूप में रहती हैं, कैसे विसर्प स्थिति में बनाती है, कैसे गोर्ज बनाती है, कैसे कैनियन बनाती है, कैसे महाखंड बनाती है, कैसे पार्श्व अपरदन करती है, कैसे जल गर्तिका बनाती है, कैसे झरने बनाती है। इतना तो आई होप कि हम लोग आपका पढ़ चुके थे और आप लोगों ने रिविजन भी किया होगा। तो फटाफट 30 सेकंड के ब्रेक के साथ हम लोग आगे देखते चलेंगे। चलिए फटाफट देखिए, इसको नजर दौड़ाइए। क्या आपने पढ़ा इनको घर जाकर? जल्दी देखिए, अगले पेज पर पहुंच रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। अब सेकंड पेज पर हम बढ़ रहे हैं युवा अवस्था वाले पार्ट पर कि प्रौढ़ अवस्था युवा अवस्था कौन सी अवस्था है, ये हमने देख लिया। क्लियर है? तो युवा अवस्था कौन सी होती है, नदी का प्रवाह फॉलो क्या होता है, किस रूप में बहती है, कैसे कैसे बहती है, ठीक है। और जो वृद्धावस्था है वो भी हमने आपका इसमें देख लिया कि किस तरीके से बह रही है और क्या इसका सिस्टमेटिक वे है, ये हमने देख लिया। और अपर्दन जो घाटियां हैं वो कौन कौन सी हैं, अपर्दन घाटी और वैलीज को हमने इन पर देख लिया। क्लियर है? चलिए, ये पार्श्व अपर्दन है। कैसा है पार्श्व अपर्दन को कल हम लोग आपका समझ चुके थे कि हम किस पार्श्व अपर्दन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये हमने देख लिया। क्लियर है? जल गर्तिका, अवनयन कोण, उन्नत कोण, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। और हमने यूएस में कोलोराडो नदी जो है और किस प्रकार का आपका कैनन बनाती है ये हमने देखी। ये आपका यूएसए की नदी है, कोलोराडो नदी। क्लियर है? और ये क्या बनाती है, ग्रेट कैनियन बनाती है। एक जो क्या है गोर्ज का ही बड़ा रूप है। किसका बड़ा रूप है? गोर्ज कैनियन का। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ जाए। क्षतिज अपर्दन अधिक होने के कारण मल ढालों पर बहती हुई नदी वक्रित होकर बहती है, नदी विसर्प बनाती है। नदी विसर्प बनाती है। नदी विसर्प का बाढ़ मैदानों और डेल्टाओं के मैदान में पाए जाना एक सामान्य बात है। कह रहे जो आपकी नदी बहती है वो इस तरीके से जो आपकी चलती है, ये बाढ़ के मैदान और डेल्टा के मैदान में पाए जाना ये कोई एक सामान्य बात है, आम बात है। क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है, कठोर चट्टानों में गहरे कटे हुए विस्तृत मिलते हैं और इन विसर्पों में अदर गति का विसर्प एक और भूगति विसर्प कहा जाता है। देख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं नदी वेदिका। कैसी है नदी वेदिका? नदी वेदिका प्रारंभिक बाढ़ के मैदान या पुरानी नदी घाटियों की तलों में चिन्हित है। जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टान के धरातल, नदियों के तल निक्षेपी जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं अपर्दित स्थल और आपका विक्षेपित नदी बाढ़ के मैदान में लंबवत अपर्दन का निर्मित करती हैं। ऊंचाइयों के साथ कई वेदिका हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाती हैं। नदी वेदिकाएं नदियों के दोनों तरफ आपके समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं। नदी वेदिकाएं दोनों तरफ जो आपकी समान ऊंचाई है हो सकती हैं। इनका स्वरूप आपका युग्म यानी कि पेयर्ड यानी कि वेदिकाएं कहलाती हैं। दो युग्म में बह रही हैं तो आपका पेड़ है वेदिकाएं। देखिए इस रूप में हो सकती है, तल गहरा हो सकता है, बराबर समानांतर हो सकती हैं। क्लियर है? आपको ध्यान रहेगा। तो ये क्या है, बेसिकली बाढ़ के मैदान की नई पुरानी घाटी के चिन्ह हैं। जो आपका बाढ़ का मैदान आता है और उस पर जो कुछ छोटी सी नीचे वैली टाइप में बन जाती है उसका चिन्हित पार्ट है। क्लियर है? और कैसा अपर्दन करती है ये? लंबवत, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? अब बात करते हैं हम। अब देखिए जब आपका बाढ़ है, जब कोई नदी जा रही है, बह रही है, कुछ अपने साथ कटाव छटाव कर रही है और उसके जो यंत्र है उसके कटाव छटाव के वो क्या है तो आपको पता होना चाहिए। उसके जो कटाव छटाव के जो यंत्र हैं वो कौन है? तो कंकड़, पत्थर, बालू, सेंट, ये नदी के क्या है यंत्र हैं जो आपको कहीं स्थान पर निकलते हुए कटाव छटाव करते हैं। अब देखिए कटाव करें तो कहीं डिपोजिशन भी करेंगे। तो सबसे पहले है जलोढ़ पंख।
ये मिट्टी का बारीक रूप है। जब नदी उच्च स्थानों से बहती है तो गिरिपात फुट हिल रीजन और मंद ढाल में मैदान में प्रवेश करती है। जलोढ़ पंख का निर्माण होता है और साधारणतः पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली नदी भारी स्थल आकार के नवभव में वहन करती है। ढाल मंद ढाल पर नदियों का यह वहन करने की अक्षमता होती है। यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाती है और जिसे जलोढ़ पंख क्या है, जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदी जलोढ़ पंख से बहती है वे प्राय अपनी वास्तविक बहा मार्ग से दूर तक नहीं बहती और अपना मार्ग बदल लेती है। कई बार शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें जल वितरिकाएं कहते हैं। देखिए मां आ रही है तो अलग अलग रूप में इस तरीके से वो बह सकती है, बढ़ सकती है। ये हैं जल वितरिकाएं। ठीक। आंध्र प्रदेश में जलोढ़ पंख प्राय निम्न शंकु की आवृत्ति तथा शीर्ष पार्श्व के मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में तीव्र ढाल वाले शुष्क बनते हैं। तो दोनों जगह ही आपकी चीजें हो सकती है। क्लियर है? तो निक्षेपण हो रहा है तो कहीं ना कहीं जमेगा। आप समझिए, एक होता है आपका जो है इसमें दिखा है पंख है, ठीक है, एक बालू है जिसको हम सेंट कहते हैं, कंकड़ पत्थर बारीक पत्थर मोटा, फिर इस तरीके से उसका यानी कि मिट्टी के व्यास के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। जितना मोटा उसका व्यास है उसी के आधार पर हमने उसका क्या किया है, नामकरण किया है। क्लियर है? देख लिया हमने। अब देखिए अमरनाथ जम्मू के मार्ग पर पहाड़ी सरिता नदी बहती है। इस तरीके से जो आपकी नदी है वो वहां से निकलती है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं फटाफट। क्लियर है? तो नदियों का क्या होता है, निक्षेपित होता है। वो अपने साथ लाए गए कंकड़ पत्थर अवसाद घात का जमाव करती है। क्लियर है? ये आपको पता है। चलिए आगे बढ़ जाएं, ध्यान रहेगा आपको। अब बात करते हैं डेल्टा। डेल्टा को आप अब जानते हैं, जब नदी आपका समुद्र में मिलने वाली होती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू तो जो कंकड़ पत्थर है उसको आपका कोशिश उसकी ये रहती है कि जो भाबर प्रदेश है बांग्ला प्रदेश में छूट जाते हैं, लेकिन जब अंतिम रूप में आपके प्रभावित कर रही होती है तो उसके साथ जो गाद बालू पंख होता है उसको जमाव करती है, यानी कि शेष बची हुई मिट्टी का। तो डेल्टा जलोढ़ पंख की ही भांति होते हैं, लेकिन इनमें विकसित होने का स्थान भिन्न होता है, अलग अलग हो सकते हैं। नदी अपने लाए हुए पदार्थ को समुद्र के किनारे बखेर देती है। जैसे इस मान लीजिए वो तो पहले बहती एक आपका प्रॉपर रूप में, क्लियर है, लेकिन जैसी वो आउटफ्लो बनाएगी तो वो अपना रूप बड़ा कर लेगी। क्लियर हो गया? अब क्या कर देती है, तो विभिन्नता विकसित होती है, नदी लाए गए अपने पदार्थ को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। तो यो जौन सी प्रोसेस आप लोगों ने अभी देखी, क्या किया इस नदी ने, अपने साथ लाए गए अवशेष को उसने नदी के किनारे बखेर देती है। अगर यह भार समुद्र से दूर तक नहीं ले जा सकते तो यह तट के साथ ही शंकु रूप में एक स्थान पर फैल जाते हैं। जलोढ़ पंख विपरीत दिशा डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होकर इनका जलोढ़ सरिता होता है और मोटे पदार्थ के तट के निकट ही बारीक कण चिकनी मिट्टी गाद आदि सागर दूर तक जमा हो जाते हैं। कैसे हैं? दूर तक। जैसे डेल्टा आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर का अंतर भी बढ़ता जाता है। ठीक, ये सारे जो अंतर हैं, ये जो सारी चीज है, ये इसमें आपका बढ़ती जाती है। इन अंतरों को आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ आया कि नदी क्या करती है, अंतिम स्टेज में अपनी चीजों को बढ़ाती है। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने? क्लियर है? अब चलिए, अभी क्या है, कृष्णा नदी का आंध्र प्रदेश में जो आपका डेल्टा भाग है वो है, और ये सैटेलाइट से फोटो है। यानी कि आप देखिए ये नदी कहां से निकली, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बह गई, कुछ इस तरीके से, कुछ ये भी तरीका। तो ये जो सब आपका जमाव किया है इसमें, ये वही था जो उसके साथ आपका मिट्टी में जो गाद थी, जो बालू थी, जो शंख थी, मतलब जो बहुत बारीक महीन मिट्टी है, उसका उन्हें धीरे धीरे आपका जमाव कर दिया। ये उसी का पूरा इमेज आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से उसने जमाव किया है।
अब देखिए होता क्या है, बाढ़ में के जो आपके मैदान हैं, प्राकृतिक तटबंध हैं और विसर्ग रोधियां हैं। जिस प्रकार अपर्दन से घाटियां बनती है, अपर्दन मतलब काटने से, खड्ड चटने से, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। कह रहे कि अपर्दन से क्या बनती है आपकी घाटियां, और निक्षेपण से आपको क्या बनती है, बाढ़ के मैदान होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल है। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है, नदी क्या करती है, तीव्र ढाल से आपका मंद ढाल में प्रवेश करती है, तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। जो बड़े आकार के पदार्थ हैं वो पहले ही आपका डिपोजिशनल हो जाते हैं। इस प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, अब देखिए कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे रेत, चीका, मिट्टी, गाद आदि मन ढाल में बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं से मिलती है। और जब हम बाढ़ आने पर पानी वहां तटों पर फैलता है तो उस सब पर जमाव हो जाते हैं। नदी निक्षेपित होने पर तल में सक्रिय में आपके बढ़ जाती है। कैसी होती है, जो नल का सक्रियता है उसका, तो आपकी सक्रियता बाढ़ में बढ़ जाती है। ठीक, तलों की ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपित बने हैं, जैसे निक्षेपित सरिताएं वाले मैदान के भाग नदिता क्षतिश अपना मार्ग बदल लेती हैं, कटा हुआ धीरे धीरे भर जाता है। मैदान में ऐसे क्षेत्र जो आपके नदियों में कटे हुए हैं और इसके साथ स्थल भाग के जमाव होते हैं। जमाव के मैदान पानी के फैलाव के बनने लगते हैं। अपेक्षित महीन कण चिकनी मिट्टी गाद के होते हैं। ये कैसे हैं, कौन कौन चीजें में पाए जाते हैं आप इसमें देख सकते हैं। तो चाहे बाढ़ के मैदान हो, प्राकृतिक तटबंध हो। अब देखिए मान लीजिए बाढ़ का मैदान कैसे है, जब पानी आ रहा है तो आप एक आपका नदी है तो नदी कहाँ बहेगी, जो उसका एक क्षेत्र है, क्लियर है, अपने बेसिन में बहेगी। बाढ़ आने के बाद वो पानी बाहर चला जाता है, क्लियर हो गया। तो वो जहां तक बाढ़ गया वहां तक क्या है, अपने साथ वो अपसादी तो लेकर गया है, तो वो क्या है, बाढ़ का मैदान है। तटबंध क्या होता है, देखिए प्राकृतिक तटबंध बन जाए जब अपने साथ क्या है, देखिए अपने साथ बहुत सारी चीका, रेत, मिट्टी, गादी लेकर जाती है नदी, तो वो क्या करती है, किसी एक स्थान पर जमाव कर देती है। और जमाव करने से ऑटोमेटिक एक प्राकृतिक बंध बन जाता है। आप जा रहे हैं और अचानक इस तरह का उभार फिर नीचे हुई, तो वो क्या बनाते हैं, प्राकृतिक। और विसर्ग रोधी होता है। अब देखिए जो आपका नदी ऐसे चलती है, सोचिए इस तरीके से, अब अगर प्राकृतिक तटबंध बनेगा तो वो उसको रोक देगा, क्लियर है। रोक देगा मतलब यहाँ पानी भर जाएगा, ऐसे ही बन जाता है, क्लियर है, इस तरीके से। तो वो क्या कर देगा, हो सकता है वो ऐसे निकाल दे या फिर ऐसे वापस बने। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्राकृतिक तटबंध जो करते हैं और विसर्ग रोधी होते हैं। क्या करते हैं, जिस नदी आपका जो बहती है जिस स्थिति में, वो उसका विरोध करने का प्रयास करते हैं, क्लियर है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, क्लियर है, इतना आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। तो बाढ़ के मैदान और उनके प्रयास क्या है, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं किस प्रकार है ये, ठीक, इंपोर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लीजिए। देख लिया आप लोगों ने, तो किस प्रकार से ये सारी चीजें काम करती हैं, कैसा कुछ है, इन सभी पर हम लोग एक एक करके आपका बात करेंगे, गौर करेंगे, क्लियर है कि भाई आखिर में है क्या। चलिए देख लिया, तो ऐसे आपको ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए, अब ये क्या है, विसर्ग रोधी, ये बह रही नदी। अब ये क्या बन चुके हैं, इसके कुछ इस तरीके से बांध बन जाते हैं। ये इसका मैदान है, ठीक है, और ये देखिए बह रही है सापनुमा। तो प्राकृतिक तटबंध और विसर्ग मार्ग का चित्रण आपको दिखाया गया है। ऐसे बाढ़ जो डेल्टा में बनाते हैं और उनमें डेल्टाओं का मैदान का निर्माण करते हैं। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विसर्ग रोधी आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल स्वरूप हैं जो बाढ़ के मैदान से संबंधित हैं। तो कभी भी आपको तटबंध की बात करें, विसर्ग रोधी या जो सांप जैसे आकृति वाले चलते हैं, इस प्रकार की बात करें,
तो मान लीजिए ये क्या बात कर रहे हैं, बाढ़ के मैदान की बात कर रहे हैं, यानी कि निक्षेपित आकृति की बात कर रहे हैं। क्लियर है? प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये तटबंध महानदियों के पार्श्व में स्थल पदार्थ के रैखिक और निम्न समांतर महाकटाव के रूप में कैसे इक्विवेलेंट होते हैं। देखिए कैसे हैं, इक्वली बन रहे हैं ना, समांतर बन रहे हैं ना, जो नदी बह रही है ये बिल्कुल उसके क्या है, आपके कैसे हैं, समांतर बने हैं, और पास मतलब खड़े हैं बिल्कुल, ठीक है, एकदम से ढाल वाले हैं। पास का मतलब क्या है, एकदम से ढाल वाले, ठीक। जो कई स्थानों पर कटे हुए हैं और नदी रोधिकाएं, पॉइंट बैरियर्स या विसर्प, आपका रोधिका जिन्हों हम आपका मिरांडर्स कहते हैं, ठीक। बड़ी नदी विसर्प अंतराल धारों पर पाई जाती है। ये रोधिका प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तल छटों के नदी के निक्षेप के कारण बनते हैं। तो भाई जो आपकी पता है कि जो भी आपका तटबंध बन रहा है वो किससे बन रहा है, नदी निक्षेप जो आता है उसके तटबंध अवरोध से ही बनता है। इनकी चौड़ाई और परिचय का लगभग समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, मिक्स टाइप में होते हैं। कैसे होते हैं, मिक्स यानी कि मिश्रित जैसे होते हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो प्राकृतिक तटबंध क्या है, कैसे ये आपके मिश्रित फॉर्मेशन में है, मिश्रित रूप में पाए जाते हैं, इनको देखिए। चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए देख लेते हैं। बात कर रहे हैं प्राकृतिक तटबंध विसर्प अवरोधिकाएं कैसे भिन्न है। नदी विसर्प यानी कि जो मेंडर्स हैं, विस्तृत बाढ़ के डेल्टा के मैदान में नदियां शायद ही सीधे मार्ग में बहती होंगी। बार बार डेल्टाई मैदान के लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं। कैसे, जो बाढ़ का क्षेत्र है, जो मैदान क्षेत्र है, वहां लूप एक प्रकार का चैनल जैसे बन जाते हैं। जैसे आप देखते हैं, जैसे ये बन गया, ये क्या है, हम इसको चैनल बोल सकते हैं। क्लियर है, ये क्या है, इस तरीके से जो आपका जो हमारे प्राकृतिक तटबंध बने थे इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, जो चैनल प्रारूप विकसित करते हैं उन्हें हम विसर्प कहाता है। विसर्प एक स्थल रूप ना होकर एक प्रकार का चैनल का प्रारूप है। कैसा, हमने चैनल यानी कि माध्यम के रूप में रखा है इसको। चैनल का मतलब क्या होता है, माध्यम होता है। रिमोट का चैनल नहीं बेटा, चैनल का मतलब है माध्यम से। महानदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित, जैसे मंद ढाल होने के बाद जल तट पर क्षैतिज, क्लियर है, क्षैतिज मतलब सीधा कटाव होता है, ऊर्ध्वाधर होता है ऐसे और क्षैतिज होता है ऐसे। तो ये वाला कटाव होने के कारण इस तरीके से, तो पार्श्विक कटाव की अप्रवर्ती होने के, यानी कैसी है, पार्श्विक यानी कि क्षैतिज, वो आपका सीधा काटता है। जब नदी बहती है ऐसे थोड़ी काटती है, यानी कि ऊपर से गिरती है तब काटती है ऊर्ध्वाधर, क्लियर है। लेकिन जब वो नॉर्मल वे में बह रही है तो आपका क्षैतिज रूप में उसको काट रही है। तटों पर जलोढ़, अनियमितताएं, असंगठित जमा होने से जल के दबाव का नदी पार्श्व अपरदन बढ़ता है, ठीक। और प्रवाहित जल की कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपित ठीक ऊपर कोरियोलिस बल में वायु में विक्षेपित होता है। अब आप जानते हैं कोरियोलिस फोर्स लगता है। कोरियोलिस फोर्स का मतलब मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था, देख लीजिए। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, क्लियर है। इक्वेटर पर ज्यादा होता है, ध्रुवों पर कम होता है कोरियोलिस फोर्स, या ध्रुव जो पृथ्वी वहां पर शून्य होता है और कोरियोलिस बल ध्रुवों पर ज्यादा होता है। अभी आपको बताना है, क्या बताना है, क्या आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको कोरियोलिस फोर्स की कहानी बताऊंगा कि कोरियोलिस फोर्स कहां पर सर्वाधिक होता है। क्लियर होता है, तो ध्यान रखना, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है यहां पर, ठीक है। अब देखिए, जो पवन है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में बहती है, उत्तरी गोलार्ध में कैसे बहेगी, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या बहती है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो हवा है वो क्या चलेंगी ऐसे और यहाँ क्या चलेंगी इधर से। तो इसलिए जो भी हवाएं आती है उनका रुख कैसा रहता है, इधर की तरफ, और जो इनका होता है वो कैसा रहता है, इस तरीके से। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए, ये एक आकृति दिखाई गई है, मुजफ्फरपुर बिहार के समीप बूढ़ी गंडक नदी का दर्शन वाला उपग्रह से लिया गया चित्र, सैटेलाइट बेस्ड इमेज है, और उसको दिखाया गया कि कैसे नदी बह रही है। तो आप देख रहे हो
ये कुछ क्या बना रही है, मिनंडर जैसे बह के चल रही है। क्लियर है। और ये क्या है, ये गोखुर झील का एग्जाम्पल हमारे साथ वहां चल रहा है। क्लियर है। ठीक। अब मान लीजिए बह रही है, तो ये क्या बनाया है, एक प्रकार का प्राकृतिक तटबंध होता है। अभी देखिए, ये अभी ये नदी बही थी, अब यहाँ इसने बंद बना दिया प्राकृतिक रूप से, जो क्या है, इतना सा प्राकृतिक तटबंध है। लेकिन यहाँ खुल गया, पानी फिर इस तरीके से बह के आगे कहीं इसमें मिल गया होगा। तो इस तरीके से नदी अपने तटबंध और प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण करती है। क्लियर है। कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। ध्यान रहेगा। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का, आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कोई नदी यहां से शुरू हुई है, ये कि यहां शुरू होती है, ये देखिए इस तरीके से आ रही है। तो पहले क्या बही होगी, ऐसे बही होगी, लेकिन ये तटबंध लग गया, अब नदी वापस ऐसे बहने लगी। ये पहले ऐसी बह रही होगी, लेकिन इस वजह से बहेगी। ये क्या बन गया, उछण झील, जिसको हम गोखुर झील कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये क्या है, इस तरीके से यहाँ आपके तटबंध लगते चले गए। ठीक। और ये स्कंद ढाल की वजह से, देखिए, तो ऐसा नहीं है जो आपको कुछ समझ ना आए और आप उसको ना देख पाए। अभी सांप जैसी लग रही है, अगर मैं इसके मुंह छुपा दूं तो आधे बच्चे कहेंगे सर सांप ही है, सर्प ही है। क्लियर है। लेकिन सर्प नहीं है, नदी के बहने की स्थिति। ठीक। अब आप कहेंगे बिल्कुल एकदम दिखाई दे, नहीं, आप नदी को गौर से देखिए तो उसकी स्थिति कुछ ऐसे ही बहुत लंबे लंबे दूर तक आपको दिखाई देगी। क्लियर है। यह आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, इमेज आपको पता होना चाहिए। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी प्रवाह धीमा हो जाता है। कैसा होता है, जो पानी प्रवाह है वो आपका धीमा हो जाता है। ठीक है। पास के कटाव अधिक होते हैं तो नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी हैं, धीरे धीरे मोड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमा करके गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारे अपर्दित हो जाते हैं, और अपर्दन, निक्षेपण और निम्न कटाव और विसर्ग की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों में विसर्ग में अवतल और किनारों पर सक्रिय निक्षेपण है और कुछ उत्तल किनारों पर अधोमुखी, क्लियर है, अंडर कटिंग कटाव होते हैं। अवतल किनारे वहां कटाव किनारों के रूप में ही जाने जाते हैं, जो अवतल किनारे हैं। ठीक। दोबारा पढ़ लेते हैं। अगर अपर्दन, निक्षेपण और निम्न कटाव न होकर विसर्ग की प्रवृत्ति हो, अगर मान लीजिए अपर्दन कटाव नहीं कर रही हो और इस प्रकार ही चल रही हो, तो प्राय बड़ी नदी विसर्ग में अवतल किनारे, क्लियर है, जो उसके साइड का हिस्सा है किनारे, और निक्षेपित उपतल अधोमुखी, ये जो अंदर का पार्ट है उसको, उसमें क्या होता है, अब कटाव होते हैं और किनारे कटाव किनारे के रूप में जाते हैं। यानी कि जो नीचे कटाव कर रही है उसको कह दिया हमने उत्तल, और जो बाहर कटाव को छोड़े उसको कह दिया अवतल। क्लियर। जो अधिक अपर्दन तीर में कारगर में स्टेप कफिंग के रूप में परिवर्तन हो जाता है। उत्तल किनारे ढाल मंद होता है और विसर्ग गहरे छिछले आकार के होते हैं, भागों में अपर्दन के कारण कट जाते हैं। गोखुर झील यानी कि ओबॉक्स लेक का निर्माण होता है। कैसे बनती है ओबॉक्स लेक, कहने का मतलब कुल मिला के ये कह रहा है कि भैया नदी इस तरीके से बह रही थी, ठीक है, अचानक उसने अपना रास्ता बदल लिया। अब देखिए नदी को कहाँ बहना चाहिए था, ये देखिए ये नदी आई, इसको ऐसे बहना चाहिए था, लेकिन नदी ने क्या कर दिया, ऐसे आई और ऐसे बहने लग गई। तो यहाँ एक बंद बना दिया, उसने अपना टन ले लिया और ये जो चीज बन गई अवरोधी बन गया। तो ठीक, यहाँ अवरोध हो गया और उसने अपना घुमा लिया। क्लियर हो गया। अंदर ना जाकर देखिए समझने का प्रयास कीजिए। नदी ऐसे बह रही थी, अब वापस नदी जब बह रही है तो इसने ये रूट ना लेकर ये वाला रूट नहीं लिया, ठीक, जहां आपका वापस आने इस तरीके से आई और यूं सीधी होकर वापस यूं घूमकर चली गई। तो ये जो स्टेप बना, अब ये बाप कह नदी यहां थोड़ी बह रही है, अब तो ये बह रही है। तो ये जो बचा हुआ पानी था जो जम गया, अलग हो गया, तटबंध बन गया प्राकृतिक, तो यही हुआ गोखुर झील। क्या हुआ, गोखुर झील। तो आप देखते हैं कि जहां पर नदियां होती हैं, नदियों के कुछ दूर स्थान पर आपको झील भी मिल सकती है। तो वो एक जमाने में या कुछ समय पहले तक वहां बाढ़ के मैदान रहे होंगे, वहां तक बह रही होगी और उसने इस प्रकार की झील का निर्माण किया है। क्लियर है।
जो उसके पास अपर्दन या तीर उत्तर किनारे को काट कर उसने डेवलप किया। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। भौम जल यहाँ एक साधन के रूप में वर्णित नहीं है। भौम जल जल का अपर्दन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति के रूप में है। तो कैसा है भौम जल? यहाँ एक अपर्दन के रूप में काम कर रहा है और एक निर्माण स्थली के रूप में वर्णन है, यानी कि एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। क्लियर है? उसके दो यूज हैं, या तो किसी चीज को काट छाटे कुछ करेगा, उसका अपर्दन करेगा, या फिर नया फॉर्मेशन करेगा, उसी रूप में इसको रखा हुआ। तो चलिए, मुझे लगा काफी कुछ आज हमने पढ़ लिया, देखा और कुछ नई चीजों को हमने सीखने का प्रयास किया है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।